Hello, friends. Welcome to Earthly Insights, and today we are going to start a new series जिसका नाम है Celebrating India Thousand Reasons Why. अब इंडिया को सेलिब्रेट करने के सबके पास सैकड़ों रीज़न हो सकते हैं, पर हमारा पहला रीज़न जो होगा वो होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो सारे रूल्स ले डाउन करता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के लिए एज टू हाउ टू लिव इन दिस कंट्री, उसमें ऐसा इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। बट आप इमेजिन करो लेट 1940s का वो टाइम जब देश हमारा जस्ट आज़ाद हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग फाइट विद ब्रिटिशर्स, और हर इंडिविजुअल जो कंट्री का है, हर सिटीजन, उसके मन में एक अलग एनर्जी और एक नया उत्साह है कि अब हमें अपने देश को कैसे आगे लेके जाना। हमारे ऐसे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था वो दिया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब और उनके कुछ 300 बहुत ही ब्रॉड माइंडेड इंडिविजुअल्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे, उनकी टीम को। एंड यू विल नॉट बिलीव, ये एक इतना मोन्यूमेंटल टास्क था, इतना बड़ा टास्क था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 2 साल का वक्त लग गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है ये आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस वक्त 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं, और ये दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑल दो जब कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन हुआ था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। बट टाइम और नीड के हिसाब से जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे अमेंडमेंट्स होते रहे टाइम टू टाइम, और नए नए पार्ट्स, नए नए आर्टिकल्स एंड नए नए शेड्यूल्स ऐड होते गए। एक जो बहुत ही प्रेज़वर्दी एलिमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है इसका इंक्लूसिव नेचर। इंक्लूसिव नेचर से मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टर्स ने उस वक्त जितने भी अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशंस थे दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनको थॉरोली पढ़ा और उनके जो भी अच्छे एलिमेंट्स थे उनको शॉर्टलिस्ट किया और उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। जैसे हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने लिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने लिए आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसी और भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। इसकी वजह से ये इंश्योर हो सका कि हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बने अपने टाइम के हिसाब से। अब अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो यही वो एलिमेंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सारे इंडिविजुअल, सारे सिटीजन्स को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, किसी भी कास्ट, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड या किसी भी जेंडर से आते हैं, उनको इक्वालिटी का फीलिंग दिलाता है एंड इंश्योर करता है कि वो फ्री रहें और उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। ये हमारी फंडामेंटल राइट्स ही हैं जिसकी वजह से आज के टाइम में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी अपने आप को इतना फ्रीली एक्सप्रेस कर पाती है, या फिर कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो मुस्लिम्स हों या क्रिश्चियंस हों या सिख, ईसाई, पारसी, एनीवन, वो अपनी अपने रिलीजियस आइडियाज़ और अपने रिलीजियस फीलिंग्स को इतना ईजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं और प्रमोट कर पाते हैं। एंड ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। ये राइट टू फ्री स्पीच का ही कमाल है कि आपको किसी भी कॉलेज के बाहर आजकल स्टूडेंट्स दिख जाएंगे प्रोटेस्ट करते हुए, कभी उस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, कभी गवर्नमेंट के खिलाफ, या कभी भी कुछ, या फिर सोशल मीडिया पे आपको इजीली दिख जाएगा कि लोग एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। बट देयर शुड बी अ थिन लाइन जहाँ लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ फ्री स्पीच सही है इस्तेमाल करना और कहाँ पे दैट लाइन इज बीइंग क्रॉस्ड। फॉर इंस्टेंस, नए फार्म लॉज के अगेंस्ट फार्मर्स का पीसफुल प्रोटेस्ट बिल्कुल एक्सेप्टेबल है एंड जस्टिफाइबल है, पर उस प्रोटेस्ट की आड़ में खालिस्तानियों को सपोर्ट करना या फार्मर्स का पुलिस पर अटैक करना कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है? या फिर कश्मीर की घाटी में स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों का भारतीय आर्मी पे पत्थर बरसाना, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि सारे सिटीजन्स के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन सिमिलर लॉज लाना चाहता है रिगार्डिंग देयर फैमिली मैटर्स लाइक इनहेरिटेंस और लाइक डिवोर्स एंड मैरिज, उसका अपोजिशन करना, हाउ इज दिस जस्टिफाइबल? हम सारे ही लोग हमेशा अपनी सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात करते रहते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ अस नो अबाउट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज? क्या आप जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताता है? देर आर लाइक 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हम सबको बीइंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया अपना फॉलो करना चाहिए, बट नन ऑफ अस आई थिंक आर अवेयर ऑफ दोज ड्यूटीज या फुलफिल दोज ड्यूटीज। सो हाउ इज दिस एक्सेप्टेबल टू अस?
हम सबको फंडामेंटल ड्यूटी में सबसे पहले ही बताया जाता है कि हमें हमारे नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना है, पर उसका रिस्पेक्ट देने के लिए भी इतनी सारी बहस हो जाती है। अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज पार्ट ऑफ अवर फंडामेंटल ड्यूटी, बट हम सारे ही लिटरिंग कर रहे हैं, हम सारे ही रोड्स पे कचरा फैला रहे हैं, अपने घर का कचरा घर से बाहर निकाल के सोचते हैं कि हमने तो सफाई कर दी, बट हाउ इज दिस एक्सेप्टेबल टू अस एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अपने कंट्री का ऑनर डिफेंड करने की बजाय हमें जहाँ मौका मिलता है वहाँ हम अपने देश को नीचा दिखाने में लग जाते हैं कि हमारे देश की तो रोड्स खराब है, हमारे यहाँ का तो गवर्नेंस इतना खराब है, हमारे यहाँ की तो एजुकेशन इतनी बुरी है। अगर हमारा देश इतना ही बुरा है तो जब कभी भी कोई बेनिफिट लेने की बात आती है तो हम सबसे आगे कैसे पहुंच जाते हैं, चाहे वो राशन की बात हो, फ्री बिजली की, फ्री पानी की, या कोई भी XYZ सर्विस। इस फंडामेंटल ड्यूटीज के कॉन्सेप्ट की वजह से आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन एंड आई फील प्राउड ऑन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या संविधान में संशोधन एक बहुत बेहतरीन एस्पेक्ट है हमारे संविधान का, जिसकी वजह से आई फील प्राउड ऑफ इट, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंश्योर करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टाइम एंड नीड या ज़रूरत के हिसाब से इवॉल्व होता रहे, चेंज होता रहे, ना कि रिजिड बना रहे। और जब हम बात कर रहे हैं अपने संविधान की तो हाउ कैन वी फॉरगेट इट्स प्रीएम्बल, जो कि बेसिकली जान है पूरे संविधान की, एंड ये प्रीएम्बल ही है जिसमें हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की या वैल्यूज की, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, सोवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी। और आपने एक इंटरेस्टिंग चीज नोट की, आपकी स्क्रीन पे जो प्रीएम्बल दिख रहा है इसमें सेक्युलरिज्म वर्ड है ही नहीं। अब ये इसलिए है क्योंकि सेक्युलरिज्म वर्ड जो था वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल में नहीं था। ये वर्ड आपका 42nd अमेंडमेंट के बाद 1976 में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में और प्रीएम्बल में। नाउ अब जो आपको ये स्क्रीन पे प्रीएम्बल दिख रहा है ये हमारा लेटेस्ट प्रीएम्बल है, और इसमें आप देख सकते हो सोशलिस्ट और सेक्युलर दो वर्ड्स ऐड हुए हैं। एंड दिस इज द पावर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये टाइम एंड नीड के हिसाब से आपके कॉन्स्टिट्यूशन को रिफाइन करता रहता है एंड इवॉल्व करता रहता है। तो नटशेल में हम बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्राइड का विषय इसलिए है क्योंकि ये हमें आज़ादी देता है अपने आप को किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस करने की, कहीं भी जाने की, किसी से भी मिलने की और किसी से भी बात करने की। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको भारत के संविधान का कौन सा एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए तो प्लीज़ शेयर दैट फीडबैक। एंड ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू अर्थली इनसाइट्स। थैंक यू।